औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने ईर्ष्यावश मतलब यहाँ एक सेना की टुकड़ी भेजी थी मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के लिए, तो उन्होंने ऊपर का कुछ भाग और इसका कलश गिरा दिया था। देखिए बिल जो 3 टुकड़े उसके हुए थे शरीर के, उनकी आज भी भैरू के रूप में पूजा होती है और कोटा महाराव साहब द्वारा कराई जाती है। फिलहाल वापस हम चलते हैं कोटा की ओर, वापस चंबल नदी में बैठेंगे। इतिहासकार फिरोज अहमद साहब से आपको मिलाएंगे। गर्मी का माहौल है, सुबह से हम चालू हुए थे, अभी 9:30 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं लगातार हमने जो रिपोर्टिंग चालू की थी लगभग 7 बजे चालू की थी, 7 से 9:30 हो चुके हैं, करीब 2.5 घंटे बीत चुके हैं। काफ़ी समय हो गया है। हमने सोचा था कि यहाँ पर कम समय लगेगा, लेकिन मंदिर की जो पुजारी हैं और वो लोग विशेष रूप से जुड़े और सारी मंदिर के बारे में हमें बताई, जिस वजह से थोड़ा सा समय लग गया। और हम लगातार आप देख सकते हैं इतिहासकार फिरोज अहमद साहब से वापस जोड़ने का आपको प्रयास करते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे आप। ये केशवराय जी का जो मंदिर नज़र आ रहा है, ये सबसे पहले तो राजा रंतीदेव ने जब पटन नगरी बसाई थी, केशवराय पटन नगरी, उस समय बनवाया था, लेकिन समय अधिक बीत जाने के कारण वो टूट गया था। तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण और नए सिरे से इस मंदिर को बहुत सुंदर रूप में बनाने का श्रेय जो है बूंदी राज्य के शासक राव राजे शत्रुसाल को है। उन्होंने 1659 में इस मंदिर का निर्माण कराया। कम से कम 150 फुट ऊंचे चबूतरे पर 80 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, फिर चौक आता है। उसके बाद में केशवराय जी अर्थात विष्णु जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा सफ़ेद पाषाणी जो बनी हुई है वो स्थापित है और नित्य यहाँ पूजा होती है। ये यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला लगता है और यहाँ पर स्नान किया जाता है पवित्र। इस मंदिर का विष्णु ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व शुरू से ही रहा है और आज भी है। इस मंदिर को औरंगजेब बादशाह के समय में क्षति पहुँचाने की कोशिश की गई थी। वो इस कारण से की गई थी कि जब शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो बूंदी और कोटा के शासकों ने बड़े पुत्र शाहजहाँ के बड़े पुत्र दाराशिकों का पक्ष लिया था, औरंगजेब का नहीं लिया था। लेकिन जब वो औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने ईर्ष्यावश मतलब यहाँ एक सेना की टुकड़ी भेजी थी मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के लिए, तो उन्होंने ऊपर का कुछ भाग और इसका कलश गिरा दिया था। लेकिन 1720 में राव राजा बुद्ध सिंह जो बूंदी के शासक थे, उनकी कछावी रानी ने उसका पुनर्निर्माण करवाया और सोने का छत्र चढ़ाया जो आज भी मौजूद है कलश इसका जीर्णोद्धार कछावी रानी ने कराया 1720 में मार्च के महीने। तो ये मंदिर शुरू से ही आस्था का प्रतीक है और आज भी है। अच्छा, अब मंदिर के इतिहास से वापस चलते हैं अपन कोटा के इतिहास। कोटा शहर का मैंने बताया ना, शहर का कोटा का नाम कोटिया झील के लिए बता चुका हूँ। हाँ, तो किस लिए बात हुई सर? मतलब कोई युद्ध की कोई घटना याद है आपको? नहीं, वो 1264 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ जहाँ पर वर्तमान में गढ़ है। यहाँ पर कोटिया भील ने युद्ध लड़ा बूंदी राजकुमार जैत सिंह से, जिसमें बूंदी राजकुमार के हाथों वो कोटिया भील मारा गया। लेकिन उसने मरने के पहले जो बूंदी राजकुमार के सेनापति थे सेलार खाली, उनका सर कलम कर दिया था। जब बूंदी राजकुमार ने देखा कि मेरे सेनापति को मार दिया है इसने, तो उन्होंने उसके ऊपर वार किया और उसका सर कलम किया कोटिया भील का, लेकिन उसका रुंड भी लड़ता रहा। अच्छा, तो बूंदी राजकुमार ने फिर उसका एक पीस और किया, मतलब उसकी कमर पे वार किया, तो उसके 3 टुकड़े जहाँ गिरे वहाँ आज भी कोटा के गढ़ में भैरू के रूप में कोटिया भील का पूजन किया जाता है। और कोटा के राजाओं ने उसकी शाप से बचने के लिए नित्य पूजन की परंपरा यहाँ डाली, जो आज भी दैनिक रूप में पूजा होती है भैरू के रूप में कोटिया भील की। और कोटिया भील के नाम ही पर ही इस नगर का नाम कोटा नगर रखा गया। अच्छा, तो
तो कोटिया भील की कोई विशेष महत्ता तो दी नहीं जाती है यहाँ के हाँ, वो इतिहास तो में। मतलब एक भीलों की एक टुकड़ी के ऊपर एक जो कबीला था उसके ऊपर शासन करता था। अकेलगढ़ उसकी नगरी थी, चंबल के अच्छा, दाहिने तट पे अकेलगढ़। अकेलगढ़ में वो रहता था। आज भी वहाँ उसके भग्नावशेष मौजूद हैं, खंडर के अकेलगढ़ के। मैं खुद होकर के आया हूँ, आज से 8-10 साल पहले STN TV के माध्यम से मैंने देखा था। कुछ भी नहीं है वहाँ, ऐसे महल या कोई सुंदर स्थान कुछ भी नहीं है। अच्छा, और बहुत दुर्गम जगह पर वो कोटिया भील और उसकी जाति के अन्य समाज के लोग रहा करते थे। अच्छा। कोटिया भील कितने टाइम तक कोटा में रहा होगा? कोटिया भील का समय कोई निश्चित नहीं कि कब से कब तक, लेकिन वो 1264 ईस्वी में यहाँ मौजूद था। और 12वीं शताब्दी जो 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण से ये भीलों का यहाँ आधिपत्य था इस भूभाग पर। यहाँ उस वक्त छोटे छोटे ठिकाने थे, यहाँ खींचियों के भी ठिकाने थे, जैसे जगपुरा है, रानपुर है, रंगबाड़ी है। यहाँ पर खींचियों के ठिकाने थे। ये नानता गाँव है, यहाँ खींचियों की छोटी छोटी गढ़ियाँ थी पहले। तो उस वक्त यहाँ हाड़ों का कोई नहीं था। हाड़ा तो यहाँ पर बूंदी में आए 1241 में स्थापना की उन्होंने वहाँ पर अपने राज्य की। और कोटा के अंदर 1264 में हाड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। अच्छा। लेकिन कोटा को एक राज्य के रूप में मान्यता मिली 1631 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने शाही फरमान जारी करके बूंदी के राजकुमार माधो सिंह को कोटा का राजा घोषित किया और बूंदी के 8 परगने भी दिए साथ साथ। तब से ये कोटा राज्य कहलाया। 1631 से लेके 1947 तक यहाँ कुल 17 शासकों ने शासन किया। अंतिम शासक महाराव भीम सिंह जी द्वितीय थे यहाँ के। अच्छा, तो अच्छा, ऐसा सुनने में आया था, कहीं पढ़ा था मैंने कि कोटिया भील की मतलब जो हत्या हुई है वो छलपूर्वक हुई है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोटिया भील के ऊपर सबसे पहले बूंदी राजकुमार जय सिंह के पिता ने हमला किया था, लेकिन रात्रि में किया था तो वो बच करके निकल गया था। समर सिंह ने किया था, राव समर सिंह बूंदी के शासक ने, तो बच के निकल गया था। तो उसको फिर दावत के बहाने से यहाँ पर गढ़ के यहाँ पर आमंत्रित किया गया और भीलों को मदिरा पिलाई गई तो वो बेसुध हो गए। उसके बाद में फर्श जो बिछाया था उसके नीचे बारूद था, जैसा कि इतिहासकार डॉक्टर मसरालाल जी ने लिखा है, कोटा राज्य के इतिहास लेखक ने, कि बारूद बिछा दिए गए, उसमें आग लगा दी गई तो कई भील तो विस्फोट से उड़ गए। कोटिया भील लड़ता हुआ मारा गया जय सिंह के हाथ। अच्छा, लेकिन उसने मरने से पहले बूंदी राजकुमार का जो बॉडीगार्ड था सेलार गाजी पठान, उसको मार गिराया। तो उसकी स्मृति में आज भी दरवाज़ा, सेलार गाजी दरवाज़ा गढ़ के अंदर मौजूद है, बना हुआ है। और कोटिया भील जो 3 टुकड़े उसके हुए थे शरीर के, उनकी आज भी भैरू के रूप में पूजा होती है और कोटा महाराव साहब द्वारा कराई जाती है। अच्छा, मतलब तीन क्या नाम से टुकड़े किए हाँ, गए? 3। पहले उसका रून कटा तो वो लड़ता रहा, फिर उसकी कमर पे वार किया, तब वो जा करके 3 पीस में गिरा, तो भैरू के रूप में मतलब होता है। अच्छा, और कोटा के इतिहास से जुड़ी कोई खास बात जो आप बताना चाहते हैं दर्शकों? कोटा के हाड़ा शासक शुरू से ही बड़े शूरवीर बहादुर रहे और इनका मुगल दरबार के अंदर बड़ा मान सम्मान रहा। कोटा के राजा जो राम सिंह प्रथम थे, राव राम सिंह प्रथम, वो अपने साथ विशाल एक बहुत बड़ा तोपखाना रखते थे और तोपखाने के कारण उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। इसके अतिरिक्त दूसरी विशेषता कोटा के हाड़े शासकों की ये है कि ये कृष्ण के अनन्य भक्त रहे। महाराव भीम सिंह प्रथम ने विधिवत रूप से वल्लभ मत की दीक्षा ग्रहण की थी गोसाई जी से, और इस कोटा नगर का नाम उन्होंने नंदगांव रख दिया था। अच्छा, कोटा का नाम नंदगांव रख दिया था और जय गोपाल की सील लगती थी सरकारी कागजों के ऊपर। और भगवान मथुराधीश को उन्होंने मथुरा में जब स्नान किया यमुना में, तो कोटा को वहाँ दान कर दिया था। उन्होंने एक दास के रूप में कोटा में शासन किया था महाराव भीम सिंह प्रथम। और कोटा महाराव भीम सिंह प्रथम ही पहले ऐसे शासक थे, हाड़ा शासक कोटा के, जिनको महाराव की पदवी कोटा वो मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी। और वो बहुत बहादुर थे। निज़ाम हैदराबाद से युद्ध करते हुए मुगलों के खातिर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे तोप के गोले लगने से। महाराव भीम सिंह ने ही प्रथम ने ही कोटा के अंदर, गढ़ के अंदर ब्रजनाथ जी का मंदिर बनाया, कृष्ण महल बनवाया और इसके अलावा उन्होंने बादल महल का निर्माण कराया। और 12 में भी उन्होंने जो है वो उनका सांवला जी का मंदिर बनवाया। बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे।
तो यहाँ पे जो मथुरा देवी जी का मंदिर है इसकी भी स्थापना ये मथुरा देवी जी की प्रतिमा सबसे पहले बूंदी लाई गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में वहाँ के शासक भाव सिंह जी के टाइम पर की थी ये। उसके बाद ही में यहाँ पर दुर्जनताल जी इसको सन 1744 में कोटा लेकर के आए। और द्वार यहाँ का जो दीवान था द्वार का, वो राय द्वार का था, उसकी हवेली में इसको पधराया गया, जहाँ आज भी आप विराजमान हैं। मतलब कुछ समय के लिए गोसाई जी इनको जतीपुरा ले गए थे उनके गांव, लेकिन कोटा के भक्तों ने कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ी और वापस मथुरा देवी जी को कोटा बुलाया। तो वल्लभ कुल की प्रथम पीठ कोटा में 7 स्वरूप माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो पहला रूप यहाँ पर है कोटा के अंदर। अच्छा, भगवान कृष्ण की जो प्रथम पीठ है वो भगवान मथुरा देवी जी वल्लभ कुल संप्रदाय। हाँ बिल्कुल, इसलिए बड़ी मान्यता कोटा की। और इसका नाम पुराना किताबों में उस समय 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण में नंदगांव था। और डाक टिकट का संग्रह मेरे मित्र नरेंद्र जैरत जो करते हैं उनके पास वो सील लगी हुई भी है आज भी। वो पत्र मौजूद हैं उस वक्त के डाक टिकट जो जारी किए गए थे, उसके ऊपर जय गोपाल की सील लगती थी। अच्छा, ये खास विशेषता कोटा के। सबसे खास बात जो इतिहासकार फिरोज जी अहमद ने हमें बताई कि कोटा का नाम नंदगांव रख दिया गया था और जय गोपाल की सील लगती थी। भगवान कृष्ण के परम अनुयायी रहे हैं यहाँ के शासक। और अभी भी वो जो मथुरा देवी जी का मंदिर है वो कोटा में विद्यमान है, पाटन पोल में है। तो आपका जो दौर शुरू हुआ, जब आप इतिहास का आपकी इतिहास में रुचि कैसे हुई, आप अपने बारे में बताएं। मैंने एमए किया तो मेरे मुलाकात सबसे पहले रमेश वारी साहब जो झारखंड के साहित्यकार हैं, अभी हैं वो, और पुरातत्व विभाग में सर्विस करते थे, कवि भी हैं। उनके साथ में घूमता फिरता था तो उन्होंने मुझे लेखन की एक वो लगाई लो मेरे मन में। सबसे पहले मैंने यहाँ कोटा हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी नवी कोटा में, मैं कॉलेज छोड़ चुका था 1 साल, तो मैंने अबला मीनी के ऊपर दरा के ऊपर एक लेख लिखा था स्मारिका के। पहला मेरा लेख इतिहास का। अच्छा, जब बात अबली मीनी की चली है तो अबली मीनी का मैं बीच में से आगे बात काट रहा हूँ, आगे बात कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वो अबली मीनी का जो किस्सा है वो क्या है? अबला मीनी एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, शादीशुदा। वो रामगंज मंडी के पास खैराबाद गांव की रहने वाली थी। और बरसात के बाद में खैराबाद के मीणे दरा के जंगल में, दरा की पहाड़ी के ऊपर जो है अपने मवेशी चराने के लिए दरा गाँव में आया करते थे। राव मुकंद सिंह जो शाहजहाँ के समकालीन थे और 3 हजारी मनसबदार भी थे, वो अक्सर वहाँ शिकार करने जाते थे। राव मुकंद सिंह की वैसे तो 10 रानियाँ पहले से मौजूद थी, तो जब उनकी नज़र इसके ऊपर पड़ी अबला मीनी के ऊपर, तो उसके पीछे मोहित होने के कुछ कारण हैं कि उनके तंबू के पास में 2 सांड लड़ रहे थे, तो उनके जो वो थे सिपाहियों के द्वारा वो छुड़ाए नहीं गए। लेकिन अबला मीनी जो गागर भर के ऊपर जा रही थी पहाड़ की टेकरी पे, वो आई और उसने अपने गागर रखे हुए सर पे थे, उसके बावजूद भी दोनों के सींग पकड़ करके अलग कर दिए थे। वो अच्छा, दोनों सांडों को अलग कर दिया तो उसकी ये निडरता और बहादुरी देख के, उसका रूप देख करके वो मोहित हुए थे उस पर। अच्छा, जब वो ऊपर गई गागर लेकर के तो वो उसको बुलाया बात करने के लिए। राव मुकंद सिंह ने तो कहीं में चली गई थी। बात करने के बाद जब वो ऊपर लौटी तो उसके घर वालों ने उसे रखने के लिए मना कर दिया कि ये तो राव मुकंद सिंह के खैमे में जा चुकी। तो वो निराश होकर मुकंद सिंह जी के पास आई, दोबारा फरियाद की, तो उन्होंने उसको अपने हरम में दाखिल कर लिया था। हरम जानते जिसमें वो पत्नियाँ रहा करती थी, तो उसमें रख लिया। अबला मीनी के कहने पर राव मुकंद सिंह ने एक छोटा सा महल पहाड़ी के शिखर पर बनाया जो आज खंडर रूप में। वहाँ प्रतिदिन चिराग जलता था, तो उसके पियर वालों को वो उसकी रोशनी दिखाई देती थी खैराबाद से इतनी दूर, इस तरह का एंगल था। अच्छा, रामगंज मंडी दरा की जो दूरी है वो पार करे वो रोशनी देखते थे। तो मेरे दोस्त ने एक शेर कहा था कि वो देख चिरागों पे जलवे जो मंदिर से इशारा करते थे। क्या बात है। और ये चिराग 1884 तक महाराव शत्रुसाल जी द्वितीय के शासनकाल तक जलता रहा था। और अंग्रेज जो प्रतिनिधि था जनसंपर्क विभाग का, यहाँ कर्नल बंकिंगम, वो कोटा आया जब तक चिराग जलता था। ये चिराग जलना बंद हुआ उमेद सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में, बंद कर दिया गया था। आज भी अबला मीनी का खंडर, वो प्रेम की यादगार पुरानी, वहाँ मुकंद सिंह जी की दरा में मौजूद है। और नीचे का महल जो है वो महाराव राम सिंह द्वितीय का बनाया हुआ है, क्योंकि वो वहाँ शिकार करने जाया करते थे और दरी खाना होता था
वहाँ पर उन्होंने शेर भी मारा था। उसका एक शिलालेख कोटा के राजकीय संग्रहालय में है, जिसमें रंडियों के नचाने का दरी खाने में उल्लेख है। और उसको देसी घी की लापसी खिलाई गई थी, चांदी की जंजीर से घोड़े को बांधा गया था, जिस घोड़े पे बैठ के शिकार किया। तो ये एक विशेषता दरा की है। एक यादगार है उनके अमर प्रेम की, राव मुकंद सिंह और अबला मीनी। न्याय सुंदर स्त्री थी वो, हालांकि शादीशुदा थी, लेकिन उसे हरम में रख लिया था। ऐसा कहते हैं मीणा समाज के लोग के राव मुकंद सिंह से बदला लेने के लिए अबला मीनी का शोहर जो था पति, वो कटार लेके बाहर करने गया था, लेकिन वो बाहर नहीं कर सका, उसे सैनिकों ने पकड़ लिया। तो राव मुकंद सिंह ने उसे दरा में जागीर प्रदान करी और कहा कि यहाँ जो भी आवागमन से जो निकलते हैं यात्री, उनसे टैक्स तुम वसूल करो। तो ये रियासत के ज़माने तक बराबर मीणे लोग वहाँ टैक्स वसूल करते थे चूँकि। अच्छा अच्छा। ये इतिहास है। अच्छा, बात आपने अबली मेणी की बोली, तो राजाओं के जैसे यहाँ अच्छा, राव मुकंद सिंह ने यहाँ पर उस वक्त जब अबला मीनी को अपने हरम में रख लिया तो दरा में उन्होंने मुकंदरा गांव बसाया, बावड़ी बनवाई, बग्गी खाने बनवाए। वो आज भी अवशेष उनके मौजूद हैं वहाँ पर। अबला मीनी की बावड़ी है कोटा में भी। अबला मीनी ने कोटा के अंदर बहुत बड़ा बाग लगवाया था, जो नष्ट कर दिया गया यहाँ के प्रशासन द्वारा, और किया जा रहा है अभी भी। अबला मीनी की बावड़ी मौजूद है, जिसका पानी सिविल लाइन में सप्लाई होता है, बिल्कुल साफ पानी है। अच्छा, तो वो मतलब पर्यावरण प्रेमी थी, उसने बाग लगवाया था यहाँ बहुत बड़ा, जो जेल के सामने था उम्मेद स्टेडियम, उसी के बाग को काट के बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अबली मेणी ने यहाँ पे मतलब बाग और बावड़ी बनाया। तो अबली अगली मेणी बावड़ी को क्या तो किस मतलब एज ए रानी का दर्जा दे दिया था या वैसे? नहीं, वो पत्नी थी, उसने भी मतलब सहगमन किया। जब राव मुकंद सिंह की डेथ हो गई धर्मत के युद्ध में, औरंगजेब की फौज से लड़ते हुए अपने भाइयों के साथ, 4 भाइयों के साथ, वो भी मारे गए थे। तो उस वक्त जब और रानियों ने सहगमन किया तो उसने भी किया। अच्छा। हाँ, तो उस जो मैक्सिमम टाइम पे जो अबली मेणी थी वो कहाँ रही? वो दरा में ही रहती थी। दरा में रहती थी। हाँ। तो दरा तो उस टाइम पे बड़ा भीड़ और नहीं, दरा बयावान जंगल रहा होगा। नहीं, गांव बस गया था ना। मुकंद सिंह ने वहाँ वो मुकंदरा गांव बसा दिया था। गांव में लोग बाग रहते थे उसको। हाँ। और दारू की नाल में दरवाज़ा था, जिसके अवशेष मौजूद है आज भी। मतलब कोई भी उस दरवाजे में से ज़बरदस्ती पास नहीं हो सकता। तो मालवा जाने का एक मुख्य मार्ग यही था उसको। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अच्छा, रनिवास के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोटा में जो राजा रहे हैं, हाँ, तो उनके भी काफ़ी रनिवास रहे होंगे। हाँ, रानीवास रहे उनके। एक राजा के 10-10, 15-15 रानियाँ रही। राव मुकंद सिंह के 10-11 रानियाँ थी, रखेली थी। और भी राजाओं के हुई, राम सिंह जी द्वितीय की भी 10-11 रानियाँ थी। उन्होंने कई शादियाँ उनकी हुई, उनका उल्लेख कोटा राज्य के इतिहास की किताब में मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पत्नियों के साथ उपपत्नियाँ भी थी? हाँ, उपपत्नियाँ भी थी, वो भी रहती थी। हाँ, उस वक्त की परंपरा थी, कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं। हाँ, पत्नी रखने की परंपरा थी उपपत्नियों की। और उनका एक अलग महल होता था, दनाना महल, जिसमें रहती थी वो। महाराव जो होते थे राजा लोग, उनको परमिशन लेकर के जाना पड़ता था रानियों के महल में। और उनकी पहरेदार होती थी, दरोगन बोलते थे उनको। दरोगन। हाँ। तो ऐसी एक दरोगन यहाँ बड़ी सुंदर बनी भाई हुई थी, जिस पे जालम सिंह की भी निगाह थी, और उनके बहनोई जो कोटा के राजा थे गुमान सिंह, उनकी भी निगाह थी। दोनों में झगड़ा हो गया था। तो जालम सिंह जो कोटा का दीवान था, उसे यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। उसकी जागीर छीन ली थी कोटा महाराव गुमान सिंह ने। झाला जालिम सिंह का किस्सा भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हम आगे सुनेंगे। फिलहाल हमारा दूसरा किनारा आ चुका है रंगपुर का। हम रंगपुर पे उतर रहे हैं, जहाँ से हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी।